हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करियर एग्जाम्स। हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री और हिस्ट्री में हम लोग इस समय कहाँ पे हैं। हम लोग मुस्लिम लीग और फिर मुस्लिम लीग का कांग्रेस से मिलना कब 1916 में यानी लखनऊ पैक्ट तक पढ़ चुके थे। यानी वो सिनेरियो हमारे माइंड में चल रहे हैं कि भी इंडियन नेशनल मूवमेंट में चल क्या रहा है। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वही 1915-16, उससे आगे की चीजें पढ़ेंगे। तो 1915-16, ठीक है, यानी ये अब वो टाइम होता है जहां से इंडियन नेशनल मूवमेंट का मास फेज शुरू होता है। हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट को 3 फेजेज में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अर्ली फेज पढ़ा था, असर्टिव फेज पढ़ा था, और अब हम लोग पढ़ रहे हैं मास फेज। पूरा इसको बोलेंगे मास फेज 1915 टू 1945। ठीक है, तो हमको टाइम पीरियड भी याद रहेगा। मास फेज को ही हम बोलते हैं गांधीयन इरा, मतलब गांधी का युग। ठीक है, गांधी का युग, गांधी जी का युग। ठीक, और मास का मतलब क्या होता है? मास का मतलब एक पॉपुलेस से समझ लो, क्राउड से समझ लो, जहां पे हर कास्ट, क्रीड, कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी हर बेस पे, चाहे वो कास्ट बेस पे हो, रिलीजन बेस पे, ऑक्यूपेशन बेस पर हो, सारे लोग जब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, तब उसको हम मास फेज कहेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे कोई चीज एकदम से नहीं हो रही। जैसे आप असर्टिव फेज में देखोगे कि वहां पर तिलक ने मास को इन्वॉल्व करने के लिए कुछ चीजें करी थी। ठीक है, वो चीजें आप कमेंट में बताओ। 2 चीजें थी, 2 फेस्टिवल्स थे जो उन्होंने किए थे। तो हम आ गए हैं मास फेज पे। चल क्या रहा है इंडियन नेशनल मूवमेंट में, आपको पता है कि किस तरीके से लीग का फॉर्मेशन हुआ था, फिर किस तरीके से लीग अलग हुई थी, एक हुई थी। और यहाँ पे चूंकि ब्रिटेन की हम कॉलोनी है, तो ब्रिटेन का वर्ल्ड में और लोगों से क्या रिलेशन है, यानी कंटेम्परेरी वर्ल्ड भी यहाँ पर हमें देखना रहेगा। कंटेम्परेरी वर्ल्ड का भी आप में एक यूनिट है, वो पढ़ोगे तब यहाँ से रिलेट करोगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो कंटेम्परेरी वर्ल्ड में क्या चल रहा है, तो आपको पता है कि 1914 से 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा है, और ये टाइम क्या है 1915, यानी वर्ल्ड वार का टाइम भी है इधर। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ से स्टार्ट है। सबसे पहले चूंकि इसको गांधीयन इरा भी बोलते हैं, 1915 का टाइम है, तो थोड़ा सा यहाँ पे जानो कि क्यों गांधीयन इरा। गांधी जी के साथ ही ये मास फेज चलेगा, यानी उन्हीं के साथ चलेगा। ये एज उन्हीं का है, इरा उन्हीं का है। तो होता क्या है, 1915 में गांधी जी इंडिया आते हैं। बाकी गांधी जी के जो है लाइफ के बारे में यहाँ कुछ पूछा जाने वाला है नहीं, तो मैं उस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। इतना आप बाकी बेसिक चीजें जानते हैं, कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, इंग्लैंड में पढ़ाई किए, अफ्रीका एक केस की वजह से गए, वहां पे उन्होंने देखा किस तरीके से ब्लैक लोग और इंडियन लोग, ठीक है, उनके साथ में वहां पे जो उसमें इंडेंचर्ड लेबल हैं, एक्स इंडेंचर्ड हैं, या जो मर्चेंट्स भी वहां पे गए हैं, उनके लिए एक अलग डिस्क्रिमिनेटेड लॉज हैं, किस तरीके से उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। और ये सब देख करके वो वहीं रुक गए, और वहां पे उन्होंने नटाइल कांग्रेस स्टेब्लिश किया। इंडियन वॉइस नाम की मैगजीन उन्होंने वहां पे पब्लिश करी। ये सब काम गांधी जी ने अफ्रीका में किया था, यानी मंझे खिलाड़ी होकर के यहाँ पे आए थे। तो 1915 में गांधी जी वापस यहाँ पे आते हैं इंडिया में। ठीक है, यहाँ आकर के एक पहले 2 इयर्स तक इंडिया की कंडीशंस को स्टडी करते, क्योंकि अफ्रीका में भी जो देख करके आए थे, चल यहाँ भी रहा था, लेकिन एक अच्छे खिलाड़ी की तरह पहले वो यहाँ की सर्कमस्टांसेस समझते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बढ़िया चीज आपको बताऊं, जो जैसे ब्रिटिशर्स की, देखो एक मैं कहानी जैसा, कॉन्सेप्ट जैसा बताता चलूंगा। हाँ, आज मैंने स्टार्टिंग में सिलेबस नहीं लिख दिया है, तो कोई बात नहीं है। जो सिलेबस है मैं वही पढ़ाऊंगा, और जो आउट ऑफ सिलेबस में कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ वो मैं बता दूंगा कि ये कॉन्सेप्ट के लिए है। हाँ, एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो मैं बता दूं। चैप्टर पढ़ने के बाद में एग्जाम के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बेटा बहुत जरूरी है, हद से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नॉलेज होना अपने आप में एक अलग बात है, और उसको एक्सप्रेस कर पाना अलग बात है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो जानते बहुत अच्छा है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और इसमें लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैं, और सब एग्जाम बेस्ड है, यानी इसमें जो है वेरी शार्ट ऑब्जेक्टिव टाइप, लॉन्ग, सब कुछ है। हिस्ट्री एंड सिविक्स की ओसवाल गुरुकुल की क्वेश्चन बैंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है, आप इसको परचेज कर लीजिए। ठीक है, तो स्टडी करते हैं, और यहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे जगह पे रेबल्स हो रहे हैं, ऐसे ऐसे रूल्स लाए जा रहे हैं। और जिस पॉलिसी के बारे में आपको बताए, वो पॉलिसी उसको कहते हैं कैरेट एंड स्टिक की। ठीक है, कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी कहते हैं। कैरेट माने गाजर होता है, स्टिक माने डंडा होता है, कि एक तरफ गाजर भी खिला रहे हैं, दूसरे डंडे से मार भी रहे हैं, ऐसे समझो।
यानी ब्रिटिशर कुछ चीज तो अच्छी कर देते थे और साथ में कुछ चीजें खराब भी कर देते थे, ये चीजें चलती थी। ठीक है, तो दोनों चीजें यहाँ से देखेंगे, क्योंकि हमको यहाँ से जाना कहाँ ये भी बता दें। सबसे पहले गांधी जी का यहाँ फर्स्ट जो मूवमेंट है वो यहाँ पे हम देखेंगे, जो कि है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट देखेंगे, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट देखेंगे, और इसके बाद में क्विट इंडिया मूवमेंट देखेंगे। यही बेसिक 3 मूवमेंट है गांधी जी के। और याद करने के लिए आपको टाइम भी याद रखना चाहिए, 1920 इसको, और 10 ईयर 1930, और फिर 12 ईयर 1942। तो आप ऐसे कहो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930, क्विट इंडिया 1942। ये मैंने इसलिए बता दिया है कि गांधीयन इरा जो है, तो बेसिकली हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे आएंगे कि ये शुरू करना पड़ा था, लेकिन उसके कुछ जो छोटे छोटे इवेंट्स हुए थे पहले उस पर बात करेंगे कि यहाँ तक पहुंचना क्यों पड़ा। तो गांधी जब आए तो सबसे पहले वहां पे क्या हुआ था, उन्होंने जो चीज देखी, वहां पे एक लीडर थे जिन्होंने इनवाइट किया। बिहार में चंपारण प्लेस था, तो चंपारण में उनको इनवाइट किया गया। ठीक है, और वहां पीजेंट्स की प्रॉब्लम थी। वहां पे चल रहा था एक तिनकठिया सिस्टम। क्या चल रहा था? तिनकठिया सिस्टम चल रहा था। आप कहोगे सर तिनकठिया सिस्टम क्या है? तो 3/20 पार्ट पे अपने जो है पीजेंट्री लैंड के 3/20 पार्ट, यानी आपके पास कितना खेत है उसके 3/20 पार्ट पे आपको इंडिगो की प्लांटेशन करनी ही करनी होती थी। ये एक रूल था, नहीं करोगे अगर तो आपके फील्ड को रून कर दिया जाएगा, आग लगा दी जाएगी, जानवरों से चरा दिया जाएगा, ये सब। तो इसको तिनकठिया सिस्टम कहते थे, और ये फोर्सफुली होता था, करना ही पड़ता था। प्रॉब्लम क्या थी? इंडिगो की नीड यहाँ इंडियन मार्केट में तो थी नहीं, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो ब्रिटेन का हो चुका था। वहां पे क्लॉथ को डाई करने के लिए, कॉटन को डाई करने के लिए, रंगने के लिए इसकी नीड वहां पे होती थी। तो एक तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवा लेते थे, फिर यहाँ पे उसकी नीड है नहीं, तो आइन टाइम पे फिर वो कहते कि किसी भी रेट में परचेज करते थे, जिस रेट पे वो परचेज करना चाहे इनको बेचना पड़ता, क्योंकि ये करेंगे क्या, कोई खाने वाली चीज तो है नहीं। तो इस तरीके से ये यहाँ पे चल रहा था। तो गांधी जी चंपारण गए 1916 में यहाँ पे, और इन्होंने यहाँ पे किया सत्याग्रह। ये गांधी जी का बेसिक शुरुआती जो है शस्त्र था। क्या? सत्याग्रह। यही चीज ये अफ्रीका में भी करके आए थे, सत्याग्रह करके आए थे। और कंफ्यूज ना हो तो बता दें, कंफ्यूज मत होना, दरअसल इनका जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था अफ्रीका में, उसी को इन्होंने सत्याग्रह कहा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने सत्याग्रह शुरू किया। और सत्याग्रह का मतलब भी आप समझ लो, सत्याग्रह 2 वर्ड से बना हुआ है, सत्य और आग्रह। ठीक है, 2 वर्ड से बना हुआ है। तो सत्य होता है ट्रुथ, और आग्रह मतलब होता है अपील, यानी अपील फॉर द ट्रुथ। गांधी जी कुछ ऐसे एक्शंस करते थे कि अगले वाले के इनर कंसाइन से एक अपील करवाते थे कि यार ये तो सही है, देखो इतना परेशान है, सही है, आखिर इसके साथ हम क्यों गलत कर रहे हैं। यानी कुछ इस तरीके से करना कि उसके कंसाइन से गांधी जी का ये कहना था कि कोई कितना भी बुरा है लेकिन अंदर उसके एक नेक इंसान ही बैठा है, तो हमें उसके अंदर वाले नेक इंसान को जगाना है। ठीक, ये गांधी जी का मानना था। तो यहाँ पे इन्होंने सत्याग्रह शुरू किया, और उसका रिजल्ट ये निकला कि गांधी जी यहाँ पे सक्सेस हुए। तिनकठिया सिस्टम में जो है इसमें ढील दी गई। ठीक है, ये इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यहाँ पे खत्म करी गई। तो एक तो यहाँ पे इंसिडेंट हुआ चंपारण सत्याग्रह का। कहाँ पे कब हुआ था? 1917 में। कहाँ? बिहार चंपारण में। चल क्या रहा था? इंडिगो प्लांटिंग, तिनकठिया सिस्टम, 3/20। आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज तो यहाँ पे जान ही लो, यहाँ पे एक चीज की तो शुरुआत हो ही गई कि जो है इंडियंस की एक मूवमेंट में कहीं ना कहीं जीत हुई यहाँ पे। ठीक है, अगला यहाँ पे हुआ 1917 हो गया। 1918 में एक काम हुआ अहमदाबाद, यानी गांधी जी के ही स्टेट में अहमदाबाद में मिल वर्कर्स की प्रॉब्लम थी। वहां भी गांधी जी बुलाए गए। वहां पर यह हो रहा था कि वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए गए थे, वेजेस कम से कम दी जा रही थी। ठीक है, तो ये मिल वर्कर्स की प्रॉब्लम थी। गांधी जी वहां गए और वहां पे मिल वर्कर्स के साथ में बैठ करके यहाँ पे इन्होंने हंगर स्ट्राइक करी, भूख हड़ताल जिसको कहते हैं।
और जो मिल के वर्कर्स थे उनसे भी अपील करी कि वही नॉन कोऑपरेशन वाला, ठीक है, कि काम छोड़ दो, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। और फाइनली ये हुआ कि जो मिल के ऑनर्स थे उनको वहां पे झुकना पड़ा और इनकी बात वहां पर मानी गई, ठीक है। और अगला इनका था खेड़ा, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा मूवमेंट इसको कह सकते हो, ठीक है। इसको अलग से याद रखने के लिए यहाँ पे सरदार पटेल को भी मेंशन करना जरूरी है। सरदार पटेल, खेड़ा में ही एक प्लेस बारदौली आता है और वहीं की जो वीमेंस थी, वीमेन, उन्होंने यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल को सरदार की टाइटल यहाँ पर ही दी थी, ठीक है। तो ये गांधी जी के साथ में थे यहाँ पे, और गांधी जी का यहाँ भी रोल है खेड़ा सत्याग्रह में। यहाँ पे इश्यूज ये थे कि उस समय क्रॉप फेल्योर हो चुकी थी, ड्रॉट कंडीशंस थे यहाँ पे, लेकिन रेवेन्यू जो है वो बढ़ाया जा चुका था और रेवेन्यू में किसी तरीके की ढील नहीं दी गई थी, तो लोग कहाँ से रेवेन्यू पे करते, ठीक। और भी आप यहाँ पे समझ सकते हो कि ये टाइम पीरियड कब का चल रहा है, 1918 का टाइम पीरियड ये भी है। और यहाँ पे आप देखो, जब वर्ल्ड सिनेरियो पे चलोगे तब प्रॉब्लम समझ में आएगी। वर्ल्ड वार का टाइम चल रहा है, ठीक है। अब कहोगे इंडिया का क्या लेने देना, इंडिया से मैन एंड मनी दोनों की सप्लाई हो रही थी, और मनी किस किस फॉर्म में, एक तो सीधे मनी, पैसा जहां से भी हाई रेवेन्यू कलेक्ट करके जा रहे थे, दूसरा इसके बाद में फूड और भी जितनी मटेरियल्स यहाँ से जा सकते थे आर्मी के लिए वो सब यहाँ से जाते थे। तो इंडिया पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट हो रहा था, कहाँ पे, मैन के बजाय इसको मेन कर लो, जो कि आर्मी के फॉर्म में जा रही थी, तो वहां पे एक्सप्लॉइट हो रहा था। यानी जो प्राइस राइज, रिसेशन, इस सब का जो इफेक्ट पड़ना था वो यहाँ भी पड़ना था। तो जो रेवेन्यू ये पे कर पाने में यहाँ पे इनेबल थे, तो गांधी जी यहाँ पे आए, ठीक है, और इनका यहाँ पे खेड़ा में सत्याग्रह किया और यहाँ पर भी अपनी बात मनवाई। तो इस तरीके से बेसिक 3 मूवमेंट्स गांधी जी ने यहाँ पर करे, ठीक। और यहाँ पे क्या हुआ, इनको सक्सेस मिलती रही, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों शुरू हुआ, इसके कॉजेस क्या थे। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होने का टाइम क्या है, 1920, यानी इसके पहले कुछ चीजें हुई रही होंगी। तो हुआ ये कि ये जो वर्ल्ड वार यहाँ पे खत्म हुआ, तो वर्ल्ड वार के बाद में इंडिया को बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस भी थी और इंडिया की बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होने लगी थी। जैसे पहली प्रॉब्लम तो जो मैंने यहाँ पे बताया था, ये इकोनॉमिक बेस पे ये क्रिएट हुई कि इंडिया ने वॉर में बहुत कुछ खोया था, ठीक है, अपने लोग खोए थे, अपना पैसा खोया था, अपनी चीजें खोई थी, और खोई क्या थी, ब्रिटिशर्स का हेल्प किया था। और क्यों किया था कि उनको वॉर के बाद में बहुत सारे पॉलिटिकल बेनिफिट्स मिलेंगे, तो इसीलिए तो। लेकिन जब उसके बाद में उनको बेनिफिट्स नहीं मिले, ठीक है, बदले में उनको और निराशा मिली, तो चीजें अगेंस्ट में जाएंगी ही जाएंगी। तो पहली बात तो ये। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हुआ जो है एजुकेटेड क्लास में, ये चीज आप देख ही लिए। और ब्रिटिशर्स की वही कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी लेकर के आए यहाँ पे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। भूल जाओ, कोई बात नहीं, सिलेबस की चीज आपके नहीं है, कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ, जिसको मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेस पे या एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पे कुछ रिफॉर्म्स लाए गए थे। लेकिन अब उसको हमें पढ़ना नहीं है, वो मैंने बताया कि एक रिफॉर्म भी लेकर के आए थे, लेकिन साथ में कुछ और चीज लेकर के चले आए, और जिसमें एक बड़ी बात थी जो कि आप खूब सुने होंगे, ये रॉलेट एक्ट, जिसको गांधी जी ने ही कहा था ब्लैक लॉ, ठीक है, कब आया था, 1919 में। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी 1919 में आया था, ठीक है। तो चूंकि वो थोड़ा, मतलब हालांकि वो एक्सेप्ट पूरी तरीके से नहीं किया गया, लेकिन उनके हिसाब से कुछ अच्छे के लिए था, ये पूरा बुरे के लिए था। तो चूंकि ये यहाँ पे लीड करके ले जाता है, इसलिए इसको हमें देखना है। गांधी जी ने इसको ब्लैक लॉ कहा था। हुआ क्या था, जैसे अभी 3 मूवमेंट के बारे में आप देख चुके, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, ये तो केवल गांधी जी की लीडरशिप में थे। ऐसे बहुत सारे रिवॉल्यूशंस यहाँ पे अंदर हो रहे थे। बहुत सारे ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग सीडीसीएस मैगजीन्स चल रही थी, ठीक है, और इस तरीके से लोगों को कलेक्ट किया जा रहा था, उनके खिलाफ वॉइस उठाई जा रही थी। उसके लिए एक रॉलेट एक्ट लेकर के आए, और रॉलेट एक्ट को जैसा ही गांधी जी ने ब्लैक लॉ कहा, इसके लिए गांधी जी ने ही कहा था कि इसके लिए नो अपील,
ठीक है। नो वकील यानी नो, मतलब हिंदी में कहा था, ना कोई अपील, ना कोई वकील, ना कोई दलील, ठीक है। तो वकील, वकील मतलब ये हिंदी उर्दू वर्ड है वैसे, वकील मतलब लॉयर, ठीक है। और ना दलील मतलब कोई पिटीशन नहीं, ठीक है, कोई पिटीशन नहीं। सीधे लोगों को अरेस्ट कर लेते थे, डिटेंशन कर देते थे। क्राउड मोबिलाइजेशन पे बैन कर दिया गया था। इन कैमरा ट्रायल होता था, ठीक है। कहीं से भी बिना किसी को कारण बताए, बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता था, ठीक है। ये बता रहे हैं आपको, ये पॉइंट्स हैं, कहानी इसको मत समझना, ठीक है। आपको पॉइंट आप उसको कैच कर रहे होंगे कि क्या, कि बिना रीजन और बिना वारंट, ठीक है, अरेस्ट, ठीक है। बिना कारण बताए डिटेंशन यानी नजरबंदी, ठीक है। इसके अलावा इन कैमरा ट्रायल, इन कैमरा ट्रायल या विदाउट ट्रायल जेल, 2 साल के लिए ऐसे डिटेंट कर दिया जाता था बिना कोई रीजन बताए, ठीक है। मतलब वो जो रीजन चाहे बता दें, उस पर कोई कोर्ट ट्रायल नहीं चलता था। इसके अलावा एक होता है हीबियस कॉर्पस। हीबियस कॉर्पस अगर आप जो है अभी सिविक्स पढ़े होंगे तो जान रहे होंगे। 5 रिट्स जो है वो आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इशू करता है, और वो इसलिए कि जो है आपके जो सिविलियंस हैं, ठीक है, सिटीजन्स हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स के सेफगार्ड के लिए। उसमें आपको हीबियस कॉर्पस बता देते, होता यह है कि अगर आपको पुलिस अरेस्ट करती है किसी भी वजह से, अगर आपको अरेस्ट करती है, हालांकि वो आपको बिना रीजन बताए भी अरेस्ट नहीं करेगी, लेकिन रीजन बताने के बावजूद भी अगर अरेस्ट करती है तो 24 आवर्स तक ही वो आपको लॉकअप में रख सकती है। और 24 आवर्स के मतलब बीतने के पहले ही आपको उसे मजिस्ट्रेट के पास ले जाना पड़ेगा, और मजिस्ट्रेट अगर उसको पुलिस कस्टडी या जुडिशियरी कस्टडी जो कुछ भी देती है तब आगे कार्रवाई होगी, वरना 24 घंटे बाद पुलिस उसको छोड़ देगी। अगर नहीं छोड़ती है तो जान लो आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, और आप कोर्ट जाएंगे और कोर्ट उनको मना करेगा कि अब इनको छोड़ दो, ठीक। तो ये हीबियस कॉर्पस को सस्पेंड कर दिया गया कि हम 24 घंटे रखें, 48 घंटे रखें, चाहे जितना देर रखें, मजिस्ट्रेट के पास ले जाएं या न ले जाएं। तो ये था रॉलेट एक्ट, ठीक। तो इसका विरोध होना तो स्वाभाविक था। तो एक चीज हो गई क्या, रॉलेट एक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। यानी पहला रीजन क्या हो गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की ओर जाने का, रॉलेट एक्ट हो गया। अब जब इसका विरोध शुरू हुआ, यानी इसका प्रोटेस्ट शुरू हुआ, तो अब धीरे धीरे आपको पता है कि मूवमेंट ऑल इंडिया हो रहा था। जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो कई जगह शुरू हुए ये, और वहां पे जब पंजाब में हो रहा था तो डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, ये 2 बड़े लीडर्स थे वहां के, ये हो गए अरेस्ट, ठीक। और फिर भी बताया जाओ मूवमेंट सब कहीं चल रहे हैं। तो उस समय जो है 13 अप्रैल का दिन था, 1919 का ही टाइम चल रहा है, ठीक है। और 13 अप्रैल का डे था। पंजाब स्टेट में ही अमृतसर है, अमृतसर, यहाँ पे एक प्लेस है जलियावाला एक प्लेस है, बाग, और यहाँ पे लोग गैदर हुए थे। बैसाखी का फेस्टिवल था, तो बच्चे भी थे, औरतें भी थी, और वहां पे कुछ लोग भी थे, और पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए वहां पे इकट्ठा हुए थे, और इनकी जो है ये जो अरेस्ट हुए थे उसका भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन सब कुछ पीसफुल था। कोई ऐसा नहीं था कि ये कुछ ऐसा कर रहे थे जो कि किसी को भड़काने वाला हो, इस तरीके से ऐसा कुछ नहीं चल रहा था। लेकिन यहाँ पे जनरल ओ डायर ने ओपन फायरिंग करवा दी। यही एक ही रूट था इस बाग का, और उसको पूरी तरीके से घेर लिया और यहीं से फायरिंग करवा दी। एक बीच में वेल बना हुआ था, कुछ लोग जान बचाने के लिए इसमें कूदे, वो भी मर गए, और बाहर खूब पूरी मैगजीन सब पूरा बुलेट खाली करवा दी गई। हजारों से ऊपर लोग मारे गए, पता नहीं कितने बाउंडेड हुए, पता नहीं कितने कुएं में कूद गए, और एकदम मसाकर यानी नर हत्याएं, जेनोसाइड करवा दी जनरल डायर ने। जनरल ओ डायर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि इसका कारण ये था कि एक मॉरल इफेक्ट क्रिएट करना था और लोगों के अंदर टेरर पैदा करना था। सोचो कोई कारण नहीं था भाई, इतना केवल कारण था क्योंकि मॉरल इफेक्ट देना था और उनके अंदर एक टेरर पैदा करना था। तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट ये चीज थी, यानी ये हो गया, ये पहला रीजन हो गया, ये इस टाइम का दूसरा रीजन हो गया, ठीक।
जो आपके सिलेबस में है। ये जो इकोनॉमिक रीजंस आपको बताए थे सिलेबस में नहीं, ये बस आपके कॉन्सेप्ट के लिए कि आप ये जानो कि आखिर ये सब प्रोटेस्ट क्यों चले थे। एक बड़ा रीजन था। और इकोनॉमिक बेस कहाँ से, वार से, फर्स्ट वर्ल्ड वार से रिलेट करोगे, ठीक है। तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट, अब इसके अब तो भाई बहुत, अब तो मतलब एक तरीके से लोग शौक रह गए कि अरे ऐसा हो कैसे सकता है इंडियन नेशनल मूवमेंट के लोग कि हम तो इस तरीके से पैसिव रेजिस्टेंट कर रहे हैं, नॉन वायलेंट हैं, फिर इस तरीके से ऐसा हो कैसे सकता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का जो उनको टाइटल मिला था उसको लौटा दिए, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्राइजेस लौटाए, ठीक है। लोगों ने स्कूल कॉलेजेस जो गवर्नमेंट थे वो सब लीव करने शुरू किए और इस तरीके से यहाँ पे विरोध दर्ज किया। और यहीं से फिर कहानी आगे नॉन कोऑपरेशन की तरफ बढ़ रही है। अब यहाँ पे तीसरा सिलेबस के हिसाब से तीसरा एक फैक्टर यहाँ पे निकल करके आता है। दो फैक्टर ये आपके सीधे सीधे इस बेस पर हो गए, और एक चीज यहीं पे है जो कि थोड़ा याद करो, मुस्लिम लीग और उस समय का लखनऊ पैक्ट 1916, वहां से थोड़ा रिलेट करो। तो आपको वहीं पे मैंने बताया था कि वहां पे खिलाफत मूवमेंट शुरू हो रहा था। क्या शुरू हो रहा था? खिलाफत मूवमेंट अली ब्रदर के उसमें, अली ब्रदर के उसमें शुरू हो रहा था। 17 अक्टूबर 1920 को ऑल इंडिया खिलाफत डे मनाया गया था। क्यों हो रहा था? आपको पता है कि ये वर्ल्ड वार से रिलेटेड था, ठीक है। ऑटोमन एम्पायर, जिसमें कि आपका टर्की आता था, ऑटोमन एम्पायर में क्या आता था, थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी तो वो मैं पहले बता दे रहा हूँ कि हो सकती है, तो उसको आप लोग अपने हिसाब से देखना, क्योंकि ये आपकी पढ़ाई पे या हम जो कन्वे करना चाह रहे हैं उस पर एक दो स्पेलिंग मिस्टेक कोई उस पर ज़्यादा प्रभाव डालने वाली नहीं है। ऑटोमन एम्पायर का पार्ट टर्की था और इधर बाल्कन स्टेट्स थे, ठीक है। वर्ल्ड वार की वीडियो पिछले साल की पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हो तत्काल जरूरत हो, वरना फिर हम वीडियो इस सेशन में भी डालेंगे। तो इनके बीच में वार चल रहे थे और ब्रिटेन इस साइड से था, और आपको पता है कि इंडिया से उसको मेन एंड मटेरियल की सप्लाई हो रही थी, जिसमें मुस्लिम लोग भी जा रहे थे। तो उनकी एक कंडीशन थी कि ठीक है हम तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं वर्ल्ड वार में, लेकिन अगर टर्की डिफीट होता है तो चूंकि टर्की का जो सुल्तान था वो कैलिफ भी था। कैलिफ हिंदी में खलीफा, जो मुस्लिम रिलीजियस का हेड होता है, और टर्की में बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस थे, ये मैं बता चुका हूँ आपको, फिलहाल फिर बताया दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था कि अगर आप जीत भी जाइएगा तो इसकी डिग्निटी आपको बरकरार रखनी रहेगी। उस समय ब्रिटिशर्स मान गए, लेकिन हुआ यह कि ऑटोमन एम्पायर जो है वो ब्रेक हो गया और ब्रिटिशर्स ने टर्की को पूरी तरीके से भी खत्म करने लगे। तब यहाँ पे मुस्लिम्स जो है वो परेशान हुए और उन्होंने खिलाफत मूवमेंट शुरू किया। आपको पता है कि तभी वो कंडीशन बनी थी जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस थोड़ा क्लोज आ गई थी, और फिर क्लोज आते आते फिर उनमें पैक्ट भी हो गया था, ठीक है। और ब्रिटिशर्स का जो ट्रू नेचर है, जो कि हम बार बार देख रहे हैं कि चेहरा तो उनका बार बार सामने आ रहा है, हालांकि वो सच चेहरा देख करके भी लोग समझ नहीं रहे थे। तो खिलाफत मूवमेंट, इन्होंने अपनी कुछ डिमांड्स रखी, अपनी मांग रखी यहाँ पे। अली ब्रदर्स ने, इनके साथ में और भी कई सारे लीडर्स थे, लेकिन यही इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद अली और शौकत अली। ये याद रखना, पूछा जाता है कि अली ब्रदर्स कौन से थे, तो दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है। तो खिलाफत मूवमेंट जो थे इनकी इन्होंने 3 डिमांड्स के साथ काम करना शुरू किया। इसमें सबसे पहले था कि जो ऑटोमन कैलिफ है या टर्कियन कैलिफ जो है, ऑटोमन एम्पायर इधर ही तो था, तो पहली डिमांड इनकी थी कि ये जो है शुड रिटेन इट्स पावर, ठीक है, शुड रिटेन इट्स पावर, पावर कह लो या एम्पायर कह लो। तो पहली डिमांड इनकी ये थी। दूसरी डिमांड ये थी कि इसके साथ में कुछ स्टेट्स इसका बचा रहने दिया है, जिससे उसकी ऑटोनॉमी बची रहे, और कुछ इस्लामिक स्टेट्स भी जिसमें अरब, ईरान, टर्की ये सब आते थे, ये भी इसके साथ इसको दिए जाए, मतलब उनका कुल मिला करके जो है स्टेटस रिटेन रखा जाए, जो खलीफा है, बाकी उनसे कोई मतलब नहीं है। ये इनकी डिमांड थी, और यहाँ से खिलाफत मूवमेंट भी उस टाइम शुरू हो रहा था, ठीक। कहाँ बढ़ रहे हैं? नॉन कोऑपरेशन की तरफ। कौन कौन सी चीजें देख चुके हैं हम लोग? रॉलेट एक्ट देख चुके थे और जलियांवाला बाग इंसिडेंट देख चुके थे, ठीक है। और खिलाफत मूवमेंट मुस्लिम्स की तरफ इधर चल रहा है। कांग्रेस से भी तो उधर वो एक हुए, और साथ में गांधी जी चूंकि अब यहाँ पे आ चुके हैं,
और गांधी जी जो मैंने बताया 2 साल तक स्टडी किए थे, उसमें उन्होंने ये भी देखा था कि हिंदू मुस्लिम्स के बीच में बहुत सारे गैप है। गांधी जी ने इसे गोल्डन चांस ऐसा देखा कि हिंदू मुस्लिम यूनाइट जो है करने का इससे बढ़िया चांस कोई और नहीं हो सकता। और ये इस मूवमेंट का आउटकम भी है। जब इसका इम्पैक्ट या आउटकम पढ़ेंगे तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी हम लोग देखेंगे। तो उन्होंने इनके लीडर से गांधी जी ने बात करी, निगोसिएशन हुए। खैर निगोसिएशन जैसा कुछ नहीं था, बातचीत हुई और ये हुआ कि हम दोनों लोग जब इंटरेस्ट सेम है तो क्यों ना साथ में मिलकर के लड़ाई लड़ते हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। तो फिर गांधी जी को ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट का प्रेसिडेंट बनाया गया और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है नागपुर के सेशन में 1920 में, नागपुर का सेशन था 1920 में, इसका जो प्रपोजल था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का वो पास हुआ और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो गया। तो काजेस हम लोग देख चुके कौन कौन से काजेस थे और फिर ये स्टार्ट हो गया। अब स्टार्ट जो हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव रहे होंगे, जैसे खिलाफत मूवमेंट के हमने ऑब्जेक्टिव देखे तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या रहे होंगे। तो पहला आप ये जान लो, चूंकि ये मिल करके चल रहे हैं तो यहीं से जान लो, एक तो खिलाफत इशू रहेगा ही, ठीक है, खिलाफत इशू तो रहेगा ही। दूसरा ये था इनका स्वराज, इनकी डिमांड में क्या था, इनकी डिमांड में था स्वराज, ठीक है। हाँ ठीक। और इसके अलावा जो रॉलेट एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट आया था उसका एनलमेंट, ये 3 थिंग्स, ठीक, इसको याद रखना। कहानी के साथ में कुछ इवेंट्स याद रखना, ये आपके काम आएंगे, ठीक है। ये इनके क्या थे, ये ऑब्जेक्टिव्स थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के जब ये शुरू हुआ। अब इसके प्रोग्राम क्या थे, यानी किस तरीके से क्या 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 चीजें माइंड में रख करके ये चीजें चल रही थी आपकी, मतलब कैसे ये जो है मूवमेंट चलाया जा रहा था। तो सत्याग्रह तो इसमें पहले से ही इनबिल्ट था, साथ में स्वदेशी और बायकॉट के प्रोग्राम स्टार्ट किए गए, ठीक है। तो स्वदेशी और बायकॉट हम लोग पहले जान ही चुके हैं कि स्वदेशी में क्या क्या चीजें आती हैं और बायकॉट में क्या क्या आता है। तो स्वदेशी में अपने यहाँ की बनी हुई चीजें अपनाना और अपने यहाँ की चीजें जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, ठीक है, उनको यूज करना और चीजें अपने यहाँ मैन्युफैक्चर करना। तभी गांधी जी ने चरखा अडॉप्ट किया जो सूत काटने के लिए होता है, कॉटन के लिए। लोगों से भी अपील करी और बेसिक चीजें अपने यहाँ बनाने का। अच्छा, इसका पर्पस क्या था, ये कि हम इकोनॉमिक जो है वो पहले इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाए, किसी पे डिपेंड ना रहे। जब डिपेंडेंसी खत्म होगी तो कहीं ना कहीं हम दूसरी तरीके से चीजों को टैकल कर सकेंगे। दूसरा ये होगा कि चूंकि नॉन कोऑपरेशन है ना, हाँ इसलिए तो बताना भूल गए, नॉन कोऑपरेशन मतलब कि कोऑपरेट नहीं करेंगे हम। गांधी जी ने अपने हिंद स्वराज बुक में कहा था कि ब्रिटिशर्स अभी तक यहाँ पे इसीलिए मौजूद हैं क्योंकि हम उनको कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर हम लोग कोऑपरेशन बंद कर दें तो उनको यहाँ से चले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये गांधी जी ने यही कहा था कि अब हम इनको कोऑपरेट नहीं करेंगे, इस मूवमेंट में केवल इतना करना है, कोई वायलेशन नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। गांधी जी के अहिंसा का मतलब भी जान लो, सत्याग्रह का मतलब बता दिए। अहिंसा का मतलब ये था, केवल ये नहीं समझो किसी को मार पीट दिए वही अहिंसा है। अहिंसा जो है वो थॉट की भी होती है, स्पीच की भी होती है। किसी को गाली दे दिए तो ये भी हिंसा है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और जो जो स्पीच की वायलेंस है, जो फिजिकल वायलेंस है, ठीक है, तो स्पीच की वायलेंस किसी का मेंटल वायलेंस करती ही है। और थॉट का जो है वायलेंस भी नहीं होना चाहिए गांधी जी के हिसाब से, क्योंकि थॉट ही पहले माइंड में आते हैं तभी हम वायलेंट होते हैं और वायलेंस करते हैं। यानी अगर हम पहले से माइंड बना के गए कि फला को पीटना है तो वहां तो ऐसी सर्कमस्टेंस बन ही जाएंगे कि हम उसको पीट देंगे, समझ रहे हो। तो ये अहिंसा पे बात थी। और नॉन कोऑपरेशन में बता दिया आपको क्या होगा कि हम कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो कोऑपरेट नहीं करने वाले में ही था कि स्वदेशी अपनाएंगे तो उनके जो ट्रेड हो रहे हैं, जो उनके यहाँ की चीजें हमारे आ रही इंपोर्ट्स हो रहे हैं, वो चीजें नहीं होंगी। बायकॉट करना, बायकॉट में क्या क्या बायकॉट करना था, बायकॉट उनका एजुकेशन सिस्टम करना था, उनके गुड्स करने थे, उनकी सर्विसेज करनी थी, ठीक है, उनकी ऑफिसेज छोड़ देनी थी,
उनके स्कूल कॉलेज छोड़ देने थे, उनके कोर्ट छोड़ देने थे, यानी इन सब चीजों का बाइकाट। और यही से स्वदेशी अपनाने में इंडिया इंडिजीनियस कोर्ट, जो कि पंचायत उस समय बनाई गई, उनका कोर्ट भी छोड़ दिया गया। ठीक है, स्कूल इस्टेब्लिश करे गए, स्कूल इस्टेब्लिश करे गए। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं एक पैरेलल पूरा सिस्टम चलाने की कोशिश करी जा रही है उस पूरे मूवमेंट में। ठीक है, लाइव क्लास होती तो आप लोग फटाफट बता रहे होते हाँ सर समझ रहे हैं, ये थोड़ा कमी खल रही है। खैर जल्दी ही लाइव क्लास पे आएंगे, और नहीं आने का यही रीजन है कि अभी आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट कम से कम है। शायद आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन शेयर नहीं करते हो। ठीक है, तो आप ये चीज़ करो, जिस दिन हमको इन्वॉल्वमेंट दिखने लगी फिर लाइव आएंगे, फिर और मजा आएगा। हो सकता है चीज़ें हम कुछ चीज़ें कम एलेबोरेट कर पा रहे हों, और इसीलिए क्योंकि हमको लगता है आप समझ गए, और वो तो तुरंत जान नहीं पाते कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, यही थोड़ा कमी है। लाइव आएंगे तो वो भी चीज़ें सब होने लगेंगी। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या किया और बायकॉट किस चीज का, इलेक्शन का बायकॉट कर दिया इन्होंने, इलेक्शन का बायकॉट कर दिया। तो ये स्वदेशी और बायकॉट के प्रोग्राम के साथ में आपका शुरू होता है, क्या हुआ, बायकॉट मूवमेंट हुआ। ठीक, अब इसके बाद क्या क्या एक्टिविटीज हुई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, या कैसे ये चीज हुई, कॉल्ड ऑफ, कैसे कॉल्ड ऑफ करी गई। ठीक, तो जैसा कि ये प्रोग्राम थे स्वदेशी और बायकॉट के, उस पर काम होना शुरू हुए। लोगों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, जो टीचर्स थे पढ़ाने वाले वो पढ़ाने जाना बंद कर दिए, जो स्टूडेंट्स थे वहाँ पढ़ने वाले उन्होंने पढ़ना जाना बंद कर दिया। लोग अपनी अलग प्रैक्टिस करने लगे। जैसे मान लो कोई एक गवर्नमेंट डॉक्टर था, उसने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन छोड़ दिया, वो अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल लिया, वहाँ पे लोग आकर के उससे इलाज करवाने लगे। ठीक है, ऐसे ही लोग वहाँ से बाहर अलग स्कूल इस्टेब्लिश करके वहाँ पे पढ़ने और पढ़ाने का काम होने लगा। गुड्स खुद प्रोड्यूस करी जाने लगी। तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि हम ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट नहीं कर रहे, मतलब इसको प्रैक्टिकली समझो, प्रैक्टिकली समझ लोगे, जिंदगी में नहीं भूलोगे। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम आगे चलने लगे। जो टाइटल्स मिले हुए थे, जो बहुत सारे जैसे सर की टाइटल या बहुत सारे जो प्राइजेज ये सब मिले थे, वो सब लोगों ने उन चीज़ों को सरेंडर कर दिया इस मूवमेंट में। ठीक है, जो फॉरेन गुड्स की, जो लीकर की ये सब शॉप थे, उसको पिकेटेड किया गया। पिकेट मतलब उसको घेराबंदी कर दी गई, ना खरीदेंगे ना किसी को खरीदने देंगे, ये चीज़ें वहाँ पे करी गई। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारी पीजेंट्स ने जो है रेवेन्यू देने से मना कर दिया। और उसमें प्रिंस ऑफ वेल्स, जो यूनाइटेड किंगडम में वेल्स भी आता है, वहाँ के प्रिंस यहाँ पे आए थे। ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स, तो उनको उनके जो है उनकी जो यहाँ पे जर्नी थी उसको बॉयकॉट किया गया, उनको जो है ब्लैक फ्लैग्स दिखाए गए, ये सब काम यहाँ पे होता रहा। ठीक, अब आता है इस मूवमेंट का रिप्रेशन। क्या क्या हम देख चुके हैं, एक बार हम बार बार आपको बताते रहे कि क्लास थोड़ी लंबी खींचेगी ये। हम देख चुके कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कॉजेज क्या थे, जिसमें हमने देखा खिलाफत मूवमेंट देखा, सत्याग्रह खिलाफत मूवमेंट देखा, रॉलेट एक्ट देखा, जलियांवाला बाग देखा। फिर हमने देखा कि जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑब्जेक्टिव क्या थे, जिसमें हमने देखा कि रॉलेट एक्ट का एनलमेंट, इसके अलावा खिलाफत इशूज, इसके अलावा स्वराज की डिमांड। ठीक, ये 3 इसके थे। खिलाफत मूवमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे ये हम लोगों ने देखे। फिर प्रोग्राम क्या था स्वदेशी और बायकॉट का। स्वदेशी और बायकॉट थोड़ा एक अब लंबा कॉन्सेप्ट था, जैसे कि आप जो है असर्टिव नेशनलिस्ट में देख रहे थे, उससे थोड़ा लंबा प्रोग्राम था, इसके थोड़ा ज़्यादा वाइड स्कोप थे। ये चीज़ हम लोगों ने देखा यहाँ पे। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि वो प्रोग्राम चला कैसे आगे, और फिर रिप्रेशन यानी गवर्नमेंट का रिप्रेशन कैसे शुरू हुआ। तो जो भी प्रोसेसन चल रही थी उस पर लाठीचार्ज, ओपन फायरिंग, ये सब चीज़ें होती रही। लाठीचार्ज, ओपन फायरिंग, ठीक है, ये सब इसमें होती रही। लेकिन एक यहाँ पे बड़ी चीज हो गई, और वो हुआ चौरी चौरा इंसिडेंट। क्या हुआ, चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ, 5 फरवरी 1922, 2 साल बाद। ठीक, कब, 2 साल बाद। ना डेट याद रखो तो कुछ टाइम जोड़ जोड़ करके याद रखो। ठीक है, डेट पे भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे, आपको एक आपकी वर्कशॉप जैसी लेंगे तो कि आपको हिस्ट्री की डेट्स कैसे याद हो कैसे याद रहनी चाहिए। तो 1920 को चौरी चौरा में ये हुआ कि एक प्रोसेसन जा रहा था। ये चौरी चौरा गोरखपुर में है। ठीक है, गोरखपुर से जो लोग हो बताओ कि चौरी चौरा जान रहे हैं। प्रोसेसन मतलब एक भीड़ जो कि प्रोटेस्ट कर रही थी, वो जा रही थी। और आपको पता ही है कि ये लोग नॉन वायलेंट थे, लेकिन ब्रिटिशर जो है वो रिप्रेशन के लिए वायलेंट थे। ठीक है,
हालांकि जगह जगह झड़प हो जाया करती थी, ऐसा नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि इस प्रोसेशन पे यहाँ पे जब लाठीचार्ज किया गया, ओपन फायरिंग की गई, तो ये लोग भड़क गए और वहां पे चौरी चौरा में जो पुलिस चौकी थी उसको लगा दिया आग, ठीक, बर्न कर दिया, सेट टू फायर, और 22 पुलिसमैन जो है उसमें जल करके राख हो गए। गांधी जी ने जब ये चीज सुना तो गांधी जी बहुत ज्यादा परेशान हुए, ठीक है, और गांधी जी ने तुरंत ये मूवमेंट जो है कॉल्ड ऑफ करने का ठीक 7 दिन बाद यानी 12 फरवरी 1922 को कहा अब ये मूवमेंट वायलेंट हो रहा है और ज़्यादा वायलेंट हो रहा है, हम इसकी जो है कह सकते हैं जो बेसिक है वही हम खो चुके हैं कि हम नॉन वायलेंट रहेंगे। तो अब इसको और आगे रन करना ठीक नहीं है। हालांकि जैसे इन्होंने ये डिसीजन लिया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर्स जो हैं वो गांधी से तुरंत नाराज हुए कि ये क्या बात हुई, वायलेंट तो वो लोग भी थे और ऐसी छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं, मूवमेंट काफ़ी अच्छा चल रहा है तो इसको कॉल्ड ऑफ करने की नीड नहीं है। लेकिन गांधी जी तो गांधी जी थे, कई बार इन्होंने इस तरीके से किया, ठीक है, कई बार इन्होंने इस तरीके से किया। फाइनली क्या हुआ कि 10 मार्च को गांधी जी भी अरेस्ट हो गए, यहाँ पे कॉल्ड ऑफ कर दिया। 10 मार्च 1920 गांधी जी अरेस्ट हुए, इनको 6 ईयर की जेल हुई सेडिशन के लिए। सेडिशन मतलब राजद्रोह होता है कि मूवमेंट में इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का विद्रोह किया था, तो 6 ईयर के लिए इनको, लेकिन 2 साल बाद बीमार होने की वजह से छोड़ दिए गए थे। 2 साल तक ये जेल में रहे। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि इस मूवमेंट का इम्पैक्ट क्या पड़ा इंडियन नेशनल मूवमेंट पे, ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो सबसे पहला अभी हम बताए थे खिलाफत, देखो जोड़ जोड़ के याद रखोगे तो कभी भूलोगे नहीं, एग्जाम टाइम में या कुछ रटना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले खिलाफत मूवमेंट वाला आप जान ही रहे हो, तो यहाँ से क्या हुआ कि हिंदू मुस्लिम यूनाइट हुई। क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम यूनिटी एक सबसे बड़ा चीज यहाँ पे है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम जिस तरीके से अलग हो रहे थे वो हुआ। दूसरा ये एक मास मूवमेंट बन गया, मास मूवमेंट बना, काफी ज्यादा पीपल इसमें पॉपुलेस इन्वॉल्व हुई, ठीक है। लोगों ने लिकर की शॉप को, फॉरेन गुड्स की शॉप को पिकेटेड किया था, लोगों ने रेवेन्यू देने से मना किया, पीजेंट्स थे उसमें, आर्टिजन्स थे, फैक्ट्री वर्कर्स थे, ठीक है, मिडिल क्लासेस थे इन लोगों ने। हालांकि इसमें थोड़ा सा कुछ कमी रहेगी कि जो इसमें जमींदार थे, ठीक है, बड़े लोग थे, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो लोग ब्रिटिशर्स के लॉयल यहाँ पे बने रहे, ठीक। दूसरा, अब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ठीक है, वो एक डिलिबरेट ऑर्गेनाइजेशन के बजाय अब वो एक रिवोल्यूशनरी बॉडी बन चुकी थी, ठीक है, कि अब वो रिवोल्यूशन कर रही थी, तो अब वो एक रिवोल्यूशनरी बॉडी बन चुकी थी। दूसरा, आपको पता है कि ये मूवमेंट, ठीक है, रिप्रेस नहीं किया गया था, मतलब रिप्रेस नहीं कर पाए थे, दबा नहीं पाए थे, ठीक है। हुआ क्या था, वहां पे वायलेंस हो गई थी चौरी चौरा में, तो गांधी ने खुद कॉल्ड ऑफ किया था, तो इसकी वजह से ये चीज हुई, कॉन्फिडेंस बड़ा तगड़ा आया लोगों में, कॉन्फिडेंस बड़ा तगड़ा आया। निराशा तो हुई कि अगर मतलब लोगों को ये चीज लगी अगर गांधी रोक न दिए होते तो पक्का अंग्रेज को क्या करते हैं, हम भगा दिए होते अब तक, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस बड़ा तगड़ा आया यहाँ पे, तो लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आया, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि एक बड़े लेवल पे ये चीज हो रही थी, तो बड़े लेवल पर होने की वजह से क्या हुआ कि ऑल इंडिया ये मूवमेंट जो है वो फैला, और कुछ सोशल रिफॉर्म्स भी यहाँ पर हुए, क्योंकि गांधी जी अब यहाँ पे आए हुए थे। और ये चीज आप बाकी तीनों मूवमेंट्स में देखोगे क्या कि सोशल रिफॉर्म्स लगातार हो रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है इंडियन सोसाइटी जिस तरीके से है उसको जोड़ करके रखना बड़ी बातें हैं। क्योंकि ब्रिटिशर्स से तो आज़ादी सबको चाहिए, लेकिन केवल ब्रिटिशर्स से ही आज़ादी बहुत लोगों को नहीं चाहिए थी, और बहुत सारे इश्यूज थे, उनके अपने प्रॉब्लम्स थे। जैसे आप अगर हिंदू मुस्लिम में देखो तो वहाँ पे उनको चीज़ लग रहा था कि हिंदू मेजॉरिटी में है, ब्रिटिशर्स अगर चले जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा, ये चीज़ें। दूसरा, जो उस टाइम पे अनटचेबल्स थे या जो पुअर लोग थे, जो ब्रिटिशर्स से ही नहीं, जो इंडियन में ही जो रिच क्लास थी, एलिट क्लास थी, उनसे ही जो एक्सप्लॉइटेड थे, उनको उनसे भी ये चीज़ें मुक्ति चाहिए थी। और अनटचेबिलिटी और बहुत सारे इससे सोशल रिचुअल्स जो इन लोगों को परेशान कर रहे थे, उनसे जो सोसाइटी बिखरी हुई थी उसको भी जोड़ना था। तो बहुत सारे सोशल रिफॉर्म भी साथ साथ में किए जा रहे थे, जैसे अनटचेबल्स को टेम्पल्स में एंट्री देना, उनको लोगों के साथ में उठने बैठने देना, ये सब चीज़ें भी साथ में करी जा रही थी, ठीक।
तो इस तरीके से ये क्या होता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यहाँ पे आपका खत्म होता है। ठीक है, और अब हम लोग बढ़ेंगे आपके दूसरे मूवमेंट की तरफ, जो कि आपका है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक, यानी अब ये कब की बात है, 12 फरवरी 1922। 12 फरवरी 1922 गांधी जी ने कॉल्ड ऑफ किया। क्यों? क्योंकि 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। गांधी जी 2 साल जेल में रहे 1924 तक। ठीक, यहां तक आपको चीजें समझ में आई। अब उसके आगे यानी फिर क्या हुआ कि हम अब कहाँ पे हमको पहुंचना है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट पे पहुंचना है। कि कैसे क्या हुआ कि हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट पे पहुंचेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो एक चीज जो सिलेबस की नहीं है पहले वो बताता हूं। ये कब हुआ है, 1930 में। कब हुआ है, 1930 में। वर्ल्ड वार कब खत्म हुआ है, 1918 में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का टाइम आप यहाँ पे देख ही चुके हो। यहाँ पे सक्सेस थोड़ी बहुत मिली थी इंडियंस को, वो भी आप देख चुके। अब यहाँ पे टाइम अभी जो चल रहा है वो ग्लोबल रिसेशन का टाइम पीरियड शुरू होता है। ठीक है, यानी वैश्विक मंदी का, जब लोगों को खाने खर्चे बेसिक नीड्स की प्रॉब्लम हो रही है उस समय, मतलब केवल इंडिया में नहीं वो वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। हम जो है ग्रेजुएशन में एक नॉवेल पढ़े थे, देखो याद है, बहुत फेमस है, क्या कहते हैं, पेट में जुबान पे नहीं आ रही है, अमेरिकन राइटर की है, आर्थर मिलर की है। चलो अभी याद आएगी तो बता देंगे या कमेंट में बता देंगे। तो ग्लोबल रिसेशन का टाइम चला, यानी इकोनॉमिक क्राइसिस है इस समय, इकोनॉमिक क्राइसिस है। ये सिलेबस में नहीं है लेकिन एक बिगर रीजन इधर, इकोनॉमिक क्राइसिस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, वो चीज आप जान रहे हो या उस पर थोड़ा थिंक करो, जान जाओगे, इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे आया साइमन कमीशन, जो आपकी सिलेबस की चीज है, सर जॉन साइमन के उसमें था, 1927 में बना था, 1928 में इंडिया आया था। क्यों आया था? ये आया था इस बात की इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि यहाँ पे कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं इंडिया में फर्दर। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए यहाँ पे एक ये लेने आया था, कह सकते हो एक, मतलब एक इन्वेस्टिगेशन करने आया था कि कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करने हैं। तो अच्छी बात है। इसमें परेशान होने जैसा क्या था आप कहोगे? तो परेशान होने जैसा इसमें ये था कि इसमें एक भी नो सिंगल इंडियन, एक भी इंडियन इसमें नहीं था। ठीक है, ये इसका, इसलिए ये इंडियंस ने इसका अपोज किया। ठीक है, और एक चीज और है, ब्रिटिशर्स हर चीज का रीजन देते थे, जैसे बंगाल पार्टीशन का भी उन्होंने रीजन दिया, हर चीज का रीजन दिया। ब्रेकन हुड थे एक ब्रिटिशर्स, उन्होंने इसका रीजन भी दिया था कि हम इसलिए इस रिफॉर्म वाली कमेटी में इंडियंस को नहीं रखें क्योंकि इंडियंस आपस में ही एक नहीं है। वहां पे एक डिप्रेस्ड क्लास है, एक हिंदू है, मुस्लिम है, इस तरीके से तो आपस में एक नहीं है, तो रिफॉर्म्स के लिए वो खुद ही यूनाइट नहीं हो सकते हैं। तो वो इसमें क्या करेंगे आकर के। हालांकि यही चैलेंज एक्सेप्ट किया था कांग्रेस ने जब नेहरू रिपोर्ट आई थी, इसी के अपोज में नेहरू रिपोर्ट आई थी। अभी ये सिलेबस में नहीं नेहरू रिपोर्ट, लेकिन अभी इस पे थोड़ा बात करेंगे कॉन्सेप्ट के लिए। तो कोई सिंगल इंडियन इसमें नहीं था, तो इसीलिए मद्रास सेशन में कांग्रेस का जो मद्रास सेशन था 1927 का, उसमें ये प्रपोजल पास हुआ कि हम साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक, तो जब 1928 में जैसे ही यहाँ इंडिया में आया, साइमन गो बैक के स्लोगन शुरू हुए, साइमन गो बैक, और जगह जगह रैलीज निकाली गई, हड़ताल हुए। ठीक है, काले झंडे दिखाए गए और साइमन कमीशन की बात मानने से इनकार कर दिया गया। पूछा जा सकता, हालांकि पूछा नहीं जाएगा, केवल ये था, हालांकि जान लो कि साइमन कमीशन, मतलब एक बड़ी चीज यही है कि साइमन कमीशन जो है वो क्यों उसका प्रोटेस्ट हो रहा था। अब इसमें एक चीज है कि क्या रिकमेंडेशन थी, साइमन कमीशन जब आया यहाँ पे तो उसकी क्या रिकमेंडेशन थी, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पे वो काम कर रहे थे। ठीक है, कौन कौन से, अरे ये तो नहीं इरेज करना था यार, चलो ठीक है इरेज कर दिया, कोई बात नहीं। सिविल डिसओबीडियंस पे है और फिर क्विट इंडिया पढ़ना है। अगर आप बोर हो रहे हो तो वीडियो थोड़ी देर के लिए रोक सकते हो,
सिविल डिसओबीडियंस। तो जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म हम लोग देखे थे, नहीं मार्ले मिंटो नहीं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अभी नाम लिए थे, स्टार्टिंग में कहा था सिलेबस में नहीं है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में एक डायरकी आई थी, डायरकी मतलब डबल रूलिंग, जिसमें एक था कि जो है एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती थी प्रोविंशियल लेवल पे, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती थी और एक मिनिस्टर्स होते थे। मिनिस्टर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो इलेक्ट होकर के जाते थे उसमें से नॉमिनेट कर लिए जाते थे, उनके पास में कुछ सब्जेक्ट्स थे अनरिजर्व, और एग्जीक्यूटिव बॉडी के पास रिजर्व सब्जेक्ट थे जो गवर्नर के होते थे, इतना समझो। तो गवर्नर हेड होता था जो ब्रिटिशर्स की तरफ से होता था, और इधर इनको केवल लॉलीपॉप दिया गया था। ये डायरकी चल रही थी। तो साइमन कमीशन ने कहा सबसे पहले तुम डायरकी खत्म करेंगे, यानी एक चीज ये हुआ, ये याद रहेगा आपको, डायरकी खत्म करना एक ये था। दूसरा ये था कि जो लेजिस्लेचर है उसको और बड़ा किया जाए, मतलब और ज्यादा मेंबर्स बढ़ाए जाए। दूसरा ये था कि जो फेडरल गवर्नमेंट चल रही थी सेंट्रल लेवल पे, फेडरल गवर्नमेंट, तो फेडरल गवर्नमेंट में की बात की गई, जिसमें क्या था कि एक तो जो प्रिंसली स्टेट्स को उनको शामिल किया जाए। प्रिंसली स्टेट्स, यही अब दो तरीके का इंडिया, दो तरीके में इंडिया चल रहा था। कुछ जो प्रिंसली स्टेट्स थे और इसके बाद में ब्रिटिश इंडिया था। मतलब जो रूलर्स के, प्रिंसली रूलर्स के हाथ में थे वो ब्रिटिश इंडिया स्टेट्स कहे जाते थे, और इसके अलावा जो ब्रिटिश इंडिया था यानी जो डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के हाथ में तो ब्रिटिश इंडिया कहा जाता, इन्हीं का फेडरेशन ये चल रहा था। ठीक है, तो इस फेडरेशन में ये दोनों चीजें इंक्लूड करी जाए। ठीक है, इसके अलावा गवर्नर जनरल जो है वो अपने कैबिनेट के लिए मेंबर्स जो है उनको क्या कर सकता है, सिलेक्ट कर सकता है कैबिनेट से। ठीक है, और हाई कोर्ट जो है वो गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में आएगी। ठीक है, जो कि विरोध का एक रीजन था। और जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म में आया था, जहां पे आपको पता है कि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट किया गया था, उसको इन्होंने कंटिन्यू रखने की बात करी। क्या करने की बात करी? उसको इन्होंने कंटिन्यू रखने की बात करी। ये चीजें इसके रिकमेंडेशन में थे साइमन कमीशन के। ठीक, तो रिकमेंडेशन पे भी इनकी सहमति नहीं थी, लेकिन लेकिन एक मेजर बात ये थी कि उसमें कोई इंडियन नहीं था। और मैंने बताया कि जब बर्किनहुड ने ये कहा कि हम इसलिए नहीं लेकर के आए हैं, तो ये कहा कि पंडित मोतीलाल नेहरू जो है नेहरू रिपोर्ट उनके लीडरशिप में बनी थी और कई सारे उसमें लीडर्स थे। तो कांग्रेस ने ये कहा कि हम बना के दिखा देंगे, और उन्होंने नेहरू रिपोर्ट तैयार की जिसमें उनके रिकमेंडेशंस थे। सिलेबस में नहीं, इसलिए उसके रिकमेंडेशन पे बात नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप हम ये रिपोर्ट मान लो। उन्होंने नहीं माना तो उनको एक अल्टीमेटम दिया गया कि इस डेट तक मान लो, वरना फिर हम आगे प्रोटेस्ट करेंगे। वो नहीं माने तो पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन किया गया। पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन किया गया। ठीक है, कब? कलकत्ता सेशन में 1929। कलकत्ता सेशन 1929। इस समय पंडित नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट बने, और इन्होंने कहा अब हमको पूर्ण स्वराज ही चाहिए। ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। और यहाँ पर ये पास हो गया, और यहीं से कुछ प्रपोजल आए जिसमें ये था। हाँ, और इस 26 जैन 1930 को, ठीक है, पूर्ण स्वराज डे मनाया गया। इस दिन पूर्ण स्वराज डे मनाया गया। रावी रिवर के किनारे जो है वो जो ट्राई कलर है उस समय जो बना हुआ था वो होइस्ट किया गया। और फिर इसीलिए 26 जनवरी जो है 26 जैन, इसीलिए फिर बाद में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को ही बन गया था। लेकिन इस डे को मेमोरेबल बनाने के लिए उसको 26 जैन 1950, क्योंकि अब जैन 50 में ही आना था, 26 जैन को इंडियन रिपब्लिक एक कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था कि इस डे को मेमोरेबल बनाएं। तो पूर्ण स्वराज और फिर ये ट्राई कलर, और यहाँ से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ तैयारी स्टार्ट कर दी गई। ठीक, सिविल डिसोबीडियंस की तरफ तैयारी स्टार्ट कर दी गई। ठीक, तो डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज यहाँ पे हो गया। अब हम पढ़ेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक, तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, हाँ,
ये कैसे शुरू होता है, तो एक यहाँ पे फेल्योर ऑफ नेहरू रिपोर्ट एक रीजन आप यहाँ पे ये ले सकते हो, ठीक है। डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज ले सकते हो। और गांधी जी का रोल कैसे शुरू हुआ, दांडी मार्च से। दांडी मार्च जब ये मूवमेंट करना था, और रीजन्स और थे, जैसे इकोनॉमिक रीजन हो गया, सिलेबस में नहीं है, मतलब ये मन में जाने रहना कि हाँ क्या बस किसी बात के लिए इतना बड़ा मूवमेंट शुरू हो गया, नहीं, मूवमेंट्स और बहुत सारे थे। और ब्रिटिशर्स का रिप्रेशन और ये सब तो आम बात हो गई थी, लगातार चल ही रहे थे। फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, प्यास बार बार लग रही है। परेशान ना होना, ये सिविल डिसोबीडियंस पढ़ा के छोड़ देंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट अगले उसमें पढ़ाएंगे, ठीक। तो दांडी मार्च, गांधी जी ने देखा कि साल्ट बनाने की सबको फ्रीडम नहीं थी और साल्ट पे टैक्स पड़ रहा था, और गांधी ने देखा कि ये तो सबकी नीड है और साल्ट के इश्यू पे सबको एक किया जा रहा है। गांधी जी जो है वो एक डिप्लोमेट बड़े तगड़े थे, और उन्होंने ये डिप्लोमेसी अपनाई कि जो है सबको इस बेस पे अलग करना है, और उन्होंने कहा कि साल्ट टैक्स को रिवील करना है, डिफेंस ऑफ साल्ट टैक्स। और साल्ट टैक्स को करने के लिए इन्होंने क्या किया, 12 मार्च को अपने 72 डेलीगेट्स के साथ में दांडी के लिए प्रस्थान कर दिया। दांडी के लिए निकल पड़े। दांडी जो है गुजरात में सी कोस्ट के पास में एक प्लेस है, एक गांव है, साबरमती से वहां के लिए निकल दिए। सब 72 लोग साथ थे, और फिर धीरे धीरे और बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़ते चले गए। वहां पे पहुंचे, सी वेव्स ने जो कुछ साल्ट वहां पे लिफ्ट किया था उसको उन्होंने खुद से उठाया, और गवर्नमेंट का बनाया साल्ट टैक्स था उसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। और 6 अप्रैल को यहाँ पे पहुंचे थे। अब दिन जोड़ लो कितने हुए, 24 दिन हुए, ठीक है। 24 दिन की पैदल यात्रा थी इनकी, और इतने ट्रेवल के बाद में यहाँ पे पहुंचे थे, ठीक है, 1930 में। और 60 ला ब्रेक करने के साथ में ही ये मूवमेंट शुरू हो जाता है। नॉन कोऑपरेशन पढ़ लिए थे, अब इसमें कुछ ऐड हो गया था और ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बना था। नॉन कोऑपरेशन में क्या था, नॉन कोऑपरेशन में केवल ये था कि हम ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट नहीं करेंगे। सिविल डिसोबीडियंस में ये था कि मतलब इसमें नॉन कोऑपरेशन तो इसमें छिपा था कि कोऑपरेट तो करना नहीं है, साथ में और एक चीज करनी है, वो ये है कि इनके जो भी अनजस्ट लॉ हैं, जैसे एक आप यहाँ पे साल्ट टैक्स देख ही रहे हो, कि जो भी इनके अनजस्ट लॉ हैं उसको सिविल तरीके से डिसओबे कर देना है। मारपीट नहीं करनी, बस कह देना कि हम इसको नहीं मानेंगे, ठीक, हम इसको नहीं मानेंगे। और सत्याग्रह तो इसमें छिपा हुआ कि इसके बाद अगर वो मार पीट रहे हैं कुछ भी तो मार खा लो, चुपचाप दिखाओ उनको कि हाँ तुम गलत कर रहे हो, वो अपील करो उनके कंसाइन से ट्रुथ के लिए। तो अनजस्ट लॉ को क्या कर देना है, सिविल तरीके से डिसओबे कर देना है, ठीक है। तो ये है आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब इसके प्रोग्राम क्या थे, इसके प्रोग्राम थे डिफेंस ऑफ लॉ, साल्ट लॉ, ठीक है, बायकॉट ऑफ लिकर। अब लिकर का बायकॉट क्यों, एक तो ये फॉरेन थी, दूसरा गांधी देख रहे थे कि ये लोगों को बहुत ज्यादा बर्बाद कर रही है। इसके अलावा बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, और अब बायकॉट फॉरेन गुड्स छोड़ दो, बायकॉट पूरा ले लो, जितना भी मैंने समझाया था नॉन कोऑपरेशन में वो पूरी तरीके से। तो और इसके बाद में नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड रेवेन्यूज। अब देखो यहाँ पे यही चीज लोगों में भी गलतफहमी क्रिएट हुई थी। हमने लिख दिया नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड रेवेन्यूज कि अब टैक्स और रेवेन्यू का पेमेंट नहीं करना है, लेकिन ये उसमें नहीं था कि नहीं करना है, जो अनजस्ट वाले हैं, एक्सेस वाले हैं, उनका नहीं करना। लेकिन लोगों ने भी यही चीज ली थी, जो बहुत सारे जो है रिमोट एरिया के पीजेंट थे, असम के प्लांटर्स थे, इन सब लोगों ने यही समझा कि करना ही नहीं है। और वो भी एक बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई, ये तो ब्रिटिश बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकते थे ना, इसमें तगड़ा रिप्रेशन हुआ, ठीक। इस समय कुछ लीडर्स आए जिसमें फ्रंटियर गांधी, ये इनका निक नेम है, इनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या नाम है, खान अब्दुल गफ्फार खान। ये इसमें यहाँ पर के निकल के, इसका रानी गौडेहू निकल करके आई। और इस मूवमेंट की एक बड़ी बात थी कि इसमें वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा हुआ था। यहाँ पे जो लिकर साहब वगैरह, ये चीज ध्यान रखना, ये बता चुके हैं। लिकर साहब की पिकेटिंग जो है वो महिलाओं ने करी थी। अब देखो उसमें एक अच्छी बात है, महिलाओं ने करी, पीने कौन जाएंगे, पुरुष। वहां पे देखा उनकी पत्नी वहां पे खुद बेलन लिए खड़ी हुई है, क्या करेंगे,
अरे कौन बेलन की मार खा रहे तो नहीं पीते हैं आज, और फिर अगले दिन जाएंगे तो फिर वहीं खड़ी मिलेगी। तो इस तरीके से मूवमेंट प्रोग्रेस हुआ बायकॉट के प्रोग्राम के साथ में, सिविल डिसोबीडियंस के साथ में। अब रिप्रेशन कैसे स्टार्ट हुआ? अच्छा, साइमन कमीशन जब आप हम पढ़ाए थे लाला लाजपत राय की, उसमें लाठीचार्ज में डेथ हो गई थी, वो चीज़ बताना भूल गए थे। फिर लाल बाल पाल में लाला लाजपत राय के बारे में पढ़ा चुके, तो वहाँ पे हमने वो चीज़ आपको बता रखी है। कोई चीज़ का भूल नहीं, दूसरे को आपको बता भी दे रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से गवर्नमेंट का रिप्रेशन, वही लाठीचार्ज और ओपन फायर, ये सब चल रहे थे। लेकिन ये भी बिल्कुल नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट की तरह तगड़े से चल रहा था। ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे रिप्रेशन सब तरीके से करने की कोशिश करी, लेकिन इस मूवमेंट पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। जब नहीं कर पा रहे थे तब इन्होंने सोचा कि लाओ भैया निगोशिएशन ही कर लेते हैं, और निगोशिएट करने के लिए इन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी लंदन में। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है? गोल मेज होती है जिसके चारों तरफ सब लोग बैठे, इस चीज पे बात करें कि आओ भाई समझौता करते हैं, बातचीत करते हैं, उससे निकल जाएगा, क्या फायदा है ये सब मारपीट लड़ाई करने का। तो पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस का कोई आदमी नहीं गया, गांधी जी भी नहीं गए। दूसरे में जो इरविन थे, लॉर्ड इरविन, उन्होंने गांधी साथ निगोशिएट किया, और वही गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था? 1930 में। ठीक है, 1930 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ, और इसमें कुछ चीजें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मानी, कुछ चीजें गांधी ने मानी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या क्या माना? उसने ये माना, ठीक है तुमको हम जो फॉरेन गुड्स हैं लिखकर साफ है, आप नोट कर रहे हो तो नोट कर लो, हम ज़्यादा लिख नहीं रहे। फॉरेन गुड्स जो हैं लिखकर साफ से, इनको पीसफुल पिकेटिंग की आपको परमिशन देंगे। जो प्रेस पे बैन है वो हम कम करेंगे। जो यहाँ पे प्रिजनर्स हैं, तो जिन्होंने वायलेशन नहीं करी है, जो केवल पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनको हम छोड़ देंगे, और आपकी जो लीगल डिमांड्स हैं वो मानी जाएंगी। ये सब बात पे गवर्नमेंट एग्री हुई। तो गांधी जी एग्री इस बात पर हुई कि ठीक है हम मूवमेंट को भी पोस्टपोन कर देंगे, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है इसको हम पोस्टपोन कर देंगे, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, ये चीज गांधी जी ने मानी, और पहुंच गए वहां पे पार्टिसिपेट करने लंदन में। ठीक है, लेकिन वहां पे गांधी जी डिसअपॉइंटेड हुए। डोमिनियन स्टेटस जो इनको चाहिए था, वो डोमिनियन स्टेटस इनको नहीं मिल पाया, और वहां से वापस आए। यहाँ पे सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपका आएगा पूना पैक्ट। पूना पैक्ट जिसके बारे में समझो क्या है कि जब यहाँ से गांधी डिसअपॉइंट होकर के आए, तो उन्होंने फिर एक बार सोचा कि हम सिविल इस मूवमेंट को रीस्टार्ट करेंगे, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को रीस्टार्ट करेंगे। तो 1932 में इन्होंने रीस्टार्ट करने की कोशिश करी, लेकिन जब इन्होंने इसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के कॉल्ड ऑफ किया था, जैसे नॉन कोऑपरेशन के टाइम लोग नाराज हुए थे, इस बार भी नाराज हुए थे, लेकिन गांधी जी फिर नहीं माने, उनकी जिद के आगे बंद हुआ। लेकिन इस बार जब फिर से ऑर्गेनाइज करना पड़ा तो लोग इस बार इनके साथ नहीं जुड़े। हालांकि उसमें कारण की और नाराजगी ही नहीं थी, और बहुत सारी चीजें थी कि मान लो हम मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दिए हैं, ठीक, तुमने तो मूवमेंट कॉल्ड ऑफ कर दिया, ठीक, लेकिन अब हमारी नौकरी चली गई, अब हम क्या करें? मूवमेंट भी सक्सेस नहीं हुआ जिसके लिए हमने शुरू किया था। तो कहने मतलब जब आप बड़े लेवल पर देखोगे चीज़ें, या थोड़ा जो है सब्जेक्टिव तरीके से देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम्स कितनी होती हैं उसमें। ये कहानी पढ़ना तो आसान, लेकिन ये चीज़ आसान नहीं होती कि आदमी अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया है उसी मूवमेंट के लिए, और मूवमेंट का कोई निष्कर्ष भी नहीं निकला, बीच में मूवमेंट भी छोड़ दिया गया। अब क्या वो फिर जाके वो नौकरी थोड़ी ना ज्वाइन कर पाएगा, उसको कोई नौकरी थोड़ी ना दे देगा। तो ये सब प्रॉब्लम थी। तो गांधी ने फिर से जब स्टार्ट किया तो फिर साथ नहीं दिया, नहीं मिला उनको, और अपने आप ये अपने आप बंद हुआ। नहीं, इसकी बहुत अच्छी फिनिशिंग नहीं हुई, और गांधी जी को फिर से कर लिया गया अरेस्ट। गांधी जेल में थे उसी समय जो है, इस समय डॉक्टर अंबेडकर जो है उनका भी टाइम चल रहा था, और डॉक्टर अंबेडकर डिप्रेस्ड क्लास के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। और डिप्रेस्ड क्लास में लड़ाई लड़ते लड़ते इन्होंने, इसमें ब्रिटिशर्स का भी कुछ रोल था, और इन्होंने क्या किया, जिस तरीके से सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए 1909 में चल रहा था, इन्होंने दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर दी कि दलित्स के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। अगर आप नहीं भूल गए हो कि सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है, तो जान लो, कोई एक कंट्री है, सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब बनाना है कि उसमें एक पार्ट ऐसा है, जैसे अगर मान लो दलित की बात है, तो एक ये रीजन होगा जिसमें कैंडिडेट्स केवल दलित ही रखे जाएंगे इलेक्शन में, और इनको वोट केवल दलित लोग ही देंगे।
यानी बाकी लोग को इस फील्ड में वोट का भी राइट नहीं होगा, केवल खड़े होने का नहीं, इलेक्शन लड़ने का ही नहीं, वोट देने का भी राइट नहीं होगा। अब आप समझ सकते हो कि ये चीज़ कितनी बुरी थी। ये तो डिसइंटीग्रेट कर देना था इंडिया को। गांधी जी इस पर एग्री नहीं हुए, गांधी जी ने जेल में ही हंगर स्ट्राइक कर दी। और ये चीज़ जो मांग करी थी तो रैमसे मैकडोनाल्ड ने इसको मान लिया था और जो है कम्युनल अवार्ड नाम से वो रिफॉर्म करके दे दिए इनको। तो गांधी जी एकदम कहे मर जाएंगे लेकिन ये नहीं होने देंगे। तो डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में फिर ये पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट। ये समझौता हुआ कि ये चीज़ मत करो। तो बदले में अंबेडकर जी ऐसे नहीं माने, ठीक है, अंबेडकर जी भी महान है, ऐसे नहीं माने। तो उसमें ये हुआ कि वहीं से ये हुआ कि तुम सेपरेट इलेक्टोरेट मत लो, तुम रिजर्वेशन ले लो, रिजर्वेशन ले लो, ठीक है। और रिजर्वेशन की बात पर माने तो जो सेपरेट इलेक्टोरेट में कम्युनल अवार्ड में 71 सीट्स मिल रही थी, वो 148 सीट्स इनको मिली, ठीक है। इनका बहुत फायदा कराया गया, तब जाकर के यहाँ पे माने। तो ये आपका पूना पैक्ट है, यहाँ से ये चीज आपको समझ में आ जाएगी, ठीक। तो मूवमेंट यहाँ पे ये कार्ड ऑफ ही हो गया। अब यहाँ पे बस देखना है कि इसका इम्पैक्ट, यहाँ पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो इम्पैक्ट यहाँ पर भी देखा गया, मतलब एक अच्छा मैसेज तो गया ही। अच्छा मैसेज मतलब ये कि इंथुसियास्टिक तो हुए लोग, ठीक है, उनको यहाँ पे कुछ पावर तो मिली, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, पावर तो मिली, उन्हें कॉन्फिडेंस तो आया, ठीक। क्यों आया कि उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने जो है रिप्रेशन करने की बहुत कोशिश की, इसमें लाठीचार्ज, ओपन फायरिंग, सब कुछ, लेकिन नहीं मान पाए। तो नेगोशिएट किया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जाने के लिए, ठीक है। तो कहने मतलब ये है कि अगर आप हार नहीं माने और मूवमेंट किन्हीं और कारणों से बंद हो, तो आप अंदर कॉन्फिडेंस है कि हम जब चाहेंगे अगर ये मूवमेंट इस तरह ना बंद हो तो इनको भगा के ही तब मानेंगे। तो इस तरीके से कॉन्फिडेंस आया। इस बार और मास गैदरिंग हुई और बहुत सारे लोग मूवमेंट में हुए। वुमेन का एक पार्टिसिपेशन अच्छा खासा हुआ, अच्छा खासा सोशल रिफॉर्म्स हुआ। डिप्रेस्ड क्लास के बारे में आपने देखा ही, और जब इस तरह उनको सीट्स मिली तो वो भी अब अपने को एक्टिव पार्टिसिपेंट में लेकर के आए, ठीक है। ये चीज वहां पे हुई। हरिजन लोग यहाँ पे जुड़े, बहुत सारे पत्रिका निकाली, प्रभात फेरी, हड़ताल, ये सब हुआ। और इसी मूवमेंट से होकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रहेगा, जो आज भी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक बड़ा पार्ट ये कवर करता है। ये एक माइलस्टोन था और ये इसी नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद में लाया गया था। इसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए थे और आप यही समझ लो कि ये इतना अच्छा था, इसमें बहुत सारे प्रोविजंस इतने अच्छे थे कि आज भी, मतलब हम जिस समय बात कर रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बड़ा पार्ट ये कवर करता है, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट की बात करी गई थी, ठीक है, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स की बात करी गई थी। तो ये सब चीजें यहाँ पर थी। तो ये हो गया इम्पैक्ट। और थोड़ा अगर भी ज़्यादा भी है तो हम लोग जो क्विट इंडिया मूवमेंट है वो अगले चैप्टर में, मतलब अगले वीडियो में उसको देखेंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, ठीक। और होप कि जल्दी हम लाइव भी जुड़ेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।